छूट गई। ज़किया परवीन जी आपके पास आते हुए सर, मैम आने वाले दिनों में नेपाल अब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि हिंसा तो थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, हम और आप सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, वहां पर रक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, और सबसे जरूरी बात यह कि पूर्व प्रधानमंत्री, अब मेरे ख्याल से इनका तो कोई लेना देना नहीं था मैम, उसके बाद भी उनको पीटा गया। जिस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें सामने निकल कर आई है, वो अपने आप में तस्वीरें बयां कर रही है। तो आने वाले समय में अब नेपाल की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है, जरा जानकारी दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम। आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको है ना बैकग्राउंड देना चाहूंगी, क्योंकि मैं नेपाल में अपना स्कूल खोल चुकी हूँ और मैं काफी टाइम वहां पे स्पेंड की हूँ। तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका जैसा स्टेट कंट्रीज जो है, ये इसमें जो है ना, जो पब्लिक होती है वो रिचेस्ट होती है, एंड जो गवर्नमेंट होती है वो पुअरेस्ट होती है। तो गवर्नमेंट अपनी फंड बेसिस पे चलती है, ठीक है, गवर्नमेंट फंड बेसिस पे चलती है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिकली फंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, किस तरह से उसे पब्लिकली यूज कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और खास तौर से जब राज राशन खत्म हुआ 2000 आपको 5 के बाद, तो आप समझ सकते हैं जो किलिंग हुआ उसके बाद सारा चीज चला है ना, तो एक बहुत ही निगेटिव सिनेरियो से ऑलरेडी नेपाल गुजरा, और गुजरने के बाद जिस तरह से मॉइस्ट का इन्फ्लुएंस रहा और एक्टिविटीज उन्होंने देखा कि देखो किस तरह से अटैकिंग मोड को अपने बैरियर्स बना के हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक आम जनता के अंदर जो जेनेटिक्स के अंदर है ना, ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुका था। दूसरी बात रही, किसी भी सरकार को तब आप गिराने की नौबत लाते हैं जब युवा जनता जनरेशन में खास तौर से नौकरी बेरोजगारी जिस चीज को देख के, इस चीज को देख के इंडियन गवर्नमेंट्स को भी सोचने की जरूरत है कि आगे हम भी किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरी बात, आप एक चीज समझिए कि कोई भी एक्टिविटी बिना इंस्पिरेशन के, बिना किसी सपोर्ट के इतनी बड़ी पैमाने पे नहीं होती है। चाहे वो कोई भी तरह की एक्टिविटी हो, उसके लिए फंडिंग और आयोजन की जरूरत होती है। लेकिन नेपाल में जो अभी एक्टिविटी हुई, जो बांग्लादेश में एक्टिविटी हुई, या आप जो बोलते हैं श्रीलंका में एक बार डाउनफॉल हो गया है, ड्रास्टिक जीडीपी डाउन हो गई और बिल्कुल करेंसी का वैल्यू खत्म हो गया, और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, और ये सारी चीज एक लगातार आपको देखने मिल रही है सारे स्मॉल कंट्रीज में। तो इसकी आपको एक सोर्सिंग समझनी होगी कि कोई तो है जो सारी चीज को मैनिपुलेट करके चला रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है, और वो कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटी से जाके लिंक करती है। एनी अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में, एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी हुई कि भाई आपकी तरफ से ये सारे फेसबुक एंड एवरीथिंग बंद होगी। क्यों बंद होगी? बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट चाइना। चाइना और नेपाल का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, वो काफी ज्यादा उनमें मेल आप बोल सकते हैं। जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान का हम लोग हमेशा देखते हैं, उसी तरह से, और पाकिस्तान के लोगों का भी जो एक महत्व है नेपालीज के बीच में इन कंपैरिजन टू इंडियंस, वो बहुत ही अच्छा है। लाइक इफ इंडियन वहां पे जाता है तो उनकी माइंड में रहता है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं हमारे लैंड को इंक्रोचमेंट किया है, एंड दे हैव कम, और यहाँ पे वो इकोनॉमिकली अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक खुंदस रहता है। अब ये जब चीज हुई कि पूरा उन्होंने चाइना को सपोर्ट करते हुए वहां पे फेसबुक एंड एवरीथिंग, क्योंकि फेसबुक एंड एवरीथिंग इज नॉट जस्ट ए फेसबुक, अब ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रह गया, ये एक अर्निंग का सोर्स बन चुका है। तो जहां पे उनकी अर्निंग पे, यानी उनकी जिंदगी पे किसी ने दबाव किया, तो वो नहीं, कह सकते हैं ना कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुस्सा बहुत दिन से वहां पर जो छात्र थे, जो नौजवान थे, वो दबा कर बैठे हुए थे अपने अंदर, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद गुस्सा भड़का है। वही होता है ना कि कोई स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबाते रहिए, दबता रहेगा, लेकिन कभी तो आप स्प्रिंग को थोड़ा ढीला पड़िएगा, आप छूटेगा, और वही हुआ। जैसे ही स्प्रिंग छूटा, उसने मरवत तरीके से, मतलब आप सोचो कि अब फॉर्मर पीएम के हाउस में घुस के आग लगाना और इस तरह से क्षतिग्रस्त तरीके से आग लगाना कि उनकी वाइफ का डेथ होना, तो ये सिर्फ उनके ऊपर एक पिछले जो रूलिंग उनकी रही उस ट्रेनर का गुस्सा था। ठीक है मैम, चर्चा यूं ही चलती रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन ज़किया जी आपके पास आते हुए, क्या युवा नेतृत्व की जो मांग हो रही है लगातार नेपाल में, युवाओं का भी यही कहना है, अभी वो मेयर है बालिन शाह, उनको भी प्रधानमंत्री बनाने की मांग युवाओं की तरफ से की गई, तो नेपाल में क्या अब युवा नेतृत्व अगर आगे मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा नेपाल वासियों के लिए, या फिर जो लोग लगातार राजतंत्र की मांग कर रहे हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि अब नेपाल में अगली राजनीति जो भविष्य है उसका क्या हो सकता है? देखो सर, एक चीज समझना होगा कि जो भी हमारे यहाँ सिस्टम होता है राजनीति में, वो एक बार जब आप डेमोक्रेटिक बन जाते हैं,
आप उस लॉ मूवमेंट में आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आप राजतंत्र पे वापस नहीं जाते हैं। कोई भी ये जो भी न्यूज चैनल ये चलाया है, ये किसी 100 में से एक पक्ष का हो सकता है, मतलब 100 भी नहीं, 1000 में से एक बंदे के पक्ष हो सकते हैं। पहला चीज, जिसे कोई भी राजनीति का नॉलेज नहीं है, वो मूवमेंट के फ्लो में चल रहा है, वो वही कर रहा है। जैसे किसी का गुस्सा था, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पहुंच गया और उसने अपना काम कर लिया, अपना गुस्सा उतार लिया, ठीक है, उसी तरह का। अब रहा बात, आप एक चीज देखिए, वालन शाह को इतना ज्यादा इम्फेसिस क्यों दिया जाता है? वालन शाह वो है जिसने इंडियन फिल्म्स को प्रोहिबिट किया नेपाल में। उसकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक रैपर जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जो ऑलरेडी सोशल जनरेशन से जुड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी ये सारी मूवमेंट्स को एक तरह से लीड करता आ रहा है, उसको इन लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी हमारी इंडियन फिल्म वहां पे बैन कर सकता है, उसका हमारे साथ क्या, यानी इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या रहेगा तालमेल, वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा बात रहा कि जैसे मैंने कहा, कोई भी मूवमेंट जब होता है वो भले ही इनिशियल स्टार्टिंग कुछ और वजह से हो, लेकिन बाद में वो फंडेड हो जाता है। और यहाँ पे भी आपको आज नहीं कल में ये सारी चीज दिखना शुरू हो जाएंगी जो मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी के हैंड में जा चुकी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट के जरिए खड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिमार्केबल चीज आपको समझने की जरूरत है कि एक लगातार पीएम सीएम सारे लोगों ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ऐसी सिक्योरिटी फेलियर किसी भी गवर्नेंस में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब मैंने किसी अपने मेरे गार्ड्स लगे हुए होते हैं, मेरी पूरी आर्मी है, मेरी पूरी फौज है, और सब मिलके भी ये सारी चीज कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लूपहोल है। और ये लूपहोल तभी हो सकती है जब गवर्निंग बॉडी एंड फोर्स के बीच में तालमेल कम हो। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है ये सिचुएशन को रोल आउट करने में। आप देखिए, किसी भी आर्मी फोर्स या किसी भी इस तरह के फोर्स वालों के यहाँ कोई भी तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, जबकि वो भी रूलिंग्स में रहे, ठीक है। ये सारी डिस्ट्रक्शन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो नेतृत्व करते रहे उनके यहाँ हो रही है। किसी डिप्लोमेट के यहाँ, किसी इस तरह के यहाँ जो बिजनेस ओरिएंटेड है, कंपनी से ओरिएंटेड है, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, वो सब क्या नहीं है। तो ये सारा मोटिव आपको साफ जाहिर करता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को गिराना, अपने मन का एक उपयुक्त चीजों को दर्शाना कि भाई मेरे कंट्रोल में है, गवर्नमेंट इज नॉट रूलिंग, वी आर रूलिंग गवर्नमेंट, ये सारी चीज यहाँ पे जाहिर करना। और कोई भी इंसान जब ये जाहिर करता है कि मैं रूल कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो वो कभी भी डेमोक्रेटिक के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वही तो इजाजत देता है ये सारी चीज, बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो कहना है ना, ये बिल्कुल ही गलत है कि वो फिर से वापस जाना चाहेंगे मोनार्की। ठीक। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपके पास आते हुए नेपाल के इतिहास की बात करें तो सरकारें लगातार जो गिर रही हैं उनका सिलसिला अभी तक जारी है। जो प्रमुख मांगे होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, वो भी आज तक कोई भी सरकार पूरा करने की स्थिति में नहीं रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? और लगातार जो सरकारें गिर रही है, अभी भी जनता का गुस्सा फूटा है, लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए। आपने सोशल मीडिया को बंद कर दिया, और जो भ्रष्टाचार चरम पर रहता है, चीन सबसे ज्यादा, चीन का सपोर्ट करना, नेपाल के जितने भी अब तक राजनीतिक दल रहे हैं वो चाइना के गोद में बैठते हैं, ऐसा कहने की बात आती है सामने। कितनी सच्चाई है इस बातों में? देखिए सदब, मेरे से पहले मैडम ने काफी अच्छी बातें कही हैं, उनका नेपाल के समाज को लेके अच्छी समझ लगती है मुझे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, नेपाल एक गरीब देश है और वो जो जनता की रिक्वायरमेंट्स है रिसोर्सेज के हिसाब से वो पूरी नहीं कर सकता। और ये मेरे ख्याल से जैन जी भी जानते है कि इतने समझदार नहीं है, वेल कनेक्टेड है। कोई भी सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट लार्ज स्केल पे नहीं कर सकती कि सबको